नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। ये आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले दिन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सूचना विभाग में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसमें विकसित भारत 2047 की झलक के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले में निःशुल्क मेडिकल कैंप, बीमारियों और साथ ही जांच और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी कार्य किया जा रहा है। ब्लॉक और तहसील स्तर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। 17 से शुरुआत 2 अक्टूबर तक चलेगा। जिले में किस तरह से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? सेवा पखवाड़े में 17 तारीख से 2 तारीख तक लगातार सभी विभाग के जो भी नेचुरल वर्क हैं उसको व्यवस्थित तरीके से करने के निर्देश हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, नगरीय क्षेत्रों में भी साफ सफाई पर बल दिया जाना है और जो आजीविका मिशन से रिलेटेड हैं, सूचना विभाग और पर्यटन से रिलेटेड विभाग हैं, उनके यहाँ भी लोक कल्याण मेले, स्वदेशी मेले और आजीविका मेले और सरकार की उपलब्धियों के प्रदर्शनी लगाए जा रहे हैं। लगातार किसी न किसी रूप में हर विभाग इसमें लगा हुआ है। माननीय सांसद जी का भी पूरे पखवाड़े का कार्यक्रम आया है, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का भी आया है और उस दिशा में सभी विभाग के लोग भी अपनी पूरी तत्परता से काम करेंगे। इसके निर्देश दिए गए हैं। कई जगह हम लोग आगे भी जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी उसमें सहभागी होंगे, ऐसे सफल बनाएंगे। यूपी के चंदौली जनपद के बर्थरा खुर्द गांव का मुख्य मार्ग बदहाल है। जल जमाव के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी हो रही। कई बुजुर्ग और साथ ही महिलाएं रास्ते में फिसलकर घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन चुप बैठा है। स्कूली बच्चों को समय पर विद्यालय नहीं पहुंचाया जाने दिया जा रहा। ऐसे में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। सुदर्शन न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कैमरे में कैद किया है। समस्या ये है कि जो कि देखिए पानी भरा हुआ है पीछे, इसी रास्ते से जो है कि बच्चे आते हैं, स्कूल है बगल में। ये जो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं बच्चे आने जाने के लिए, जो कि रास्ता अभी तक बना नहीं। किसी संबंधित अधिकारी से आपने इसकी शिकायत किया था? हाँ, गांव के लोग बहुत समस्या बोले अधिकारियों से, अभी तक कोई इसका निवारण नहीं हुआ। क्या इस समस्या को आपने किसी से लिखित तरीके से शिकायत की है या फिर मौखिक? लिखित पत्र विधायक जी को दिया गया और जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी कहा गया, दिखाया गया। 1076 पे 2 दिन कंप्लेंट, 1076 पर कंप्लेंट भी किया गया। कोई इसका जांच तक अभी तक कोई संबंधित अधिकारी इसको देखने के लिए आए कि नहीं? कोई दिखने के लिए नहीं आए और समस्या देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे आने जाने में बहुत परेशानियाँ हो रही है। ये समस्या है कि रोड पर पानी भर जाता है हर साल बरसात में। अभी फिर भर गया था। हम लोग अपने पैसे से इंजन लगा करके पानी को निकलवाए हैं और यहाँ पर पास में प्राइमरी स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बस्ता और जूते पहन कर आते हैं, जो इसमें कभी कभी गिर जाते हैं। उनके बस्ता भी खराब हो जाता है और स्कूल में उन्हें प्रवेश करने में या स्कूल से छुट्टी होती है तो घर जाने में दिक्कत होती है। साथ साथ गांव के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको आना जाना बिल्कुल उनका बंद है। हम लोग तो नौजवान हैं, पैंट को ऊपर करके, लुंगी को पहन करके किसी तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। साइकिल वाले, वयोवृद्ध, माताएं बहनें आए दिन गिरते रहते हैं पानी में। इसकी शिकायत किसी संबंधित अधिकारी से आप लोगों ने की? जी, इसकी शिकायत यहाँ के ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और विधायक जी को बताया गया, जिला परिषद पंचायत को फोन करके बताया गया, लेकिन इस समस्या को देखने के लिए आज तक कोई नहीं आया कि यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी के मुखराज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के पास से 1 क्विंटल 5 किलो गांजा और 1 कार बरामद की। आरोपी बिहार से गांजा लेकर गाजीपुर ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायालय भेजने की तैयारी कर रही है। ये कार्रवाई थाना कोखराज क्षेत्र में की गई। कोखराज में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा मखदूमपुर के पास जीटी रोड के सामने एक होटल के पास एक कार खड़ी मिली, जिसको देखकर पुलिस टीम ने चेक किया तो उस गाड़ी में 1 कुंटल 4 किलो 930 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इस पर तत्काल थाने पर आकर मुकदमा लिखा गया है, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसका नाम डब्लू पाल है, जो गाजीपुर का रहने वाला है और उसने पूछताछ में बताया कि
मैं इस धन मैं विगत 1 वर्ष से अवैध गांजे का सप्लाई करता हूं और इस धंधे में एक हरे राम नामक व्यक्ति का नाम लिया है, जिनके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, कि उनके थ्रू संपर्क में आया है और जो ये गांजा बरामद हुआ है ये बिहार से लेकर के और दिल्ली जा रहा था। दिल्ली NCR में विभिन्न क्षेत्रों में इसको टुकड़ों में बेचता हूँ। जो भी इसके बाद और बातें जांच में आएंगी वो आप सभी लोगों को समझ सकते हैं। यूपी के चंदौली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुगल सराय क्षेत्र में पकड़े गए आरोपियों से पिकअप वाहन में लदे ड्रम से 61.6 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई। तस्कर उड़ीसा से बनास गांजा ले जा रहे थे। मामले का खुलासा एडिशनल SP अनंत चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। पुलिस टीम में क्राइम ब्रांच प्रभारी और साथ ही अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर लगातार बैरियर ड्यूटी एवं संदिग्ध वाहनों की चिट्ठी लगातार चल रहा है। इसमें आज सुबह लगभग 4 बजे चकिया तिराहा पर एक संदिग्ध वाहन को देखे थे, जिस पर रुके थे और चेक करने पर ये पता चला एक मैजिक ट्रांसपोर्टर वाहन था, जिसमें ऑयल ड्रम के अंदर चेक किया गया था। इसमें गांजे के पैकेट्स मिले थे। तो कुल 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है, अभियोग पंजीकृत है। कुल 61 किलो 600 ग्राम गांजा के माल जो है वो बरामद है। इसका रूट जो है उड़ीसा से लेकर के बनारस जा रहा था। एक और सिमिलर केस है जिसमें से कंदवा में भी एक सिमिलर टाइप की व्हीकल भी पकड़े थे। तो दोनों केसेस में इंटरलिंकेज निकलवा के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में काम किया। इसमें एक 3-4 स्टेट्स के कनेक्शन आ रहा है। जैसे पहले केस में कंदवा वाले केस में 36 का वाहन था, भोजपुर बिहार का रहने वाले अभियुक्त थे और आ रहा था यूपी की तरफ से। और इसमें भी वही पैटर्न दिख रहा है कि झारखंड का मैजिक वाहन और दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार है वो भोजपुर का ही रहने वाला है और आ रहा था बनारस की तरफ से। सर, गांजे का ओरिजिन पॉइंट और जहाँ इनकी डिलीवरी देनी है उसको लेकर के भी कोई जांच कर रहे हैं या कोई टीम बनाया है कि उस पर वहाँ पर उन ऐसे लोग जो इस तस्करी में इन्वॉल्व हैं, जो इनके करता धरता है, उन तक कैसे पहुँचेंगे? बिल्कुल, इसमें हमारे जो थाने की पुलिस एवं सर्विलांस टीम में इसमें लगे हैं। इसका एक डेटाबेस बन जाएगा नंबर्स के और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस है कि कहाँ से माल आ रहा था और कहाँ बिकने के लिए जा रहा है। दोनों पर हम काम करेंगे और इसका गैंग भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उचित कार्रवाई इस पर जैसे गैंगस्टर एक्ट और अन्य जो ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धारा है वो भी लगाएंगे। कितना गांजा मिला है, कैसे ला रहे थे, क्या कीमत है? लगभग 61 किलो 600 ग्राम का माल जो है बरामद हुआ है, जिसका अनुमानित लागत लगभग 20 लाख है मार्केट रेट में, और उड़ीसा से ला रहा था और बिहार बनारस की तरफ ले जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मनचले ने बीच सड़क पर महिला से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट कर तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। आरोपी की पहचान मोहम्मद शोएब के रूप में की गई। घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। पीड़िता की शिकायत पर नई मंडी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी है। यह वीडियो दिनांक 15 सितंबर का दोपहर 12 बजे के लगभग की है और वीडियो कुकड़ा मोहल्ला नवापुरा नई मंडी की है। इसमें यह वीडियो जब देखा गया तो इस वीडियो में जो तथ्य सामने आया, भूरा और शोएब 2 खाला के भाई हैं, मतलब खलेरे भाई लगेंगे आपस में। ये किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी समय जो भूरा नाम का व्यक्ति है उसकी पत्नी शबरीन आई और अपने पति को बीच बचाव में उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की ये घटना हुई है, जो वीडियो बना है। शबरीन की तरफ से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मारपीट करने वाले जो शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा उस पर विधिक कार्रवाई की जा चुकी है। पूरे प्रकरण की पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है। छेड़छाड़ से था कोई मामला इस तरह का जिसमें छेड़छाड़ की गई? प्रार्थना पत्र में महिला ने बदतमीजी करना भी बताया है, तो उन बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है और अभी विवेचना जारी है। आगे के जैसे भी साक्ष्य मिलेगा कार्रवाई की जाएगी।
जी ऐसा हुआ जी, पहले दारू पी के आया जी हमारे घर पे भी, पी के जी कह रहा बदतमीजी की जी ने मेरे साथ में गाली वाली दिया। मैं कह लगी जी गाली क्यों दे रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए, तो जिन्होंने पैसा मेरे पास बदतमीजी कपड़े वपड़े फाड़े जी मेरे, और गली में मुझे खींच कर ना बोल भी तो मार दिया है। अच्छा, पीटा आपको? जी हाँ पीटा है। फिर क्या हुआ, आपने शिकायत नहीं की पुलिस को? जी हाँ पुलिस वाले को शिकायत की है जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा जी, छोड़ दिया। अच्छा, क्या नाम है था उसका? और जी सोयाब। रिश्तेदारी में था कुछ आपकी हो? जी हाँ खलसाद का लड़का था जी। अच्छा जी बता रहे थे आपके पति तमंचा मंचा लेके आता था? जी हाँ कट्टर दिखा था जी, बहुत ही उनका छाती में गोली तारेंगे उनका। अब भी कुछ कह रहा है? जी हाँ अब भी कह रहा है, जिनका कट्टर दिखा रहा है, जिनका जहाँ भी दिखेगा मार दी उन्हें। अच्छा अभी जी बोल रहा? जी उसके अभी साथ बोल और रहा। भी कोई था? जी हाँ कौन था उसके साथ? जिसके साथ उसका भाई था, और दोनों भाई, एक तो है सावेज और एक है वो सादाब। जी तो आप क्या चाहते हो, कैसे कार्रवाई? जी मैं ये चाहती हूँ, मैं उन्हें बताओ जी किस तो छुड़ाए, मैं जो चाहती हूँ मैं कि दोबारा वो पकड़ा जाए। यूपी के संभल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। जिले में अवैध रूप से चल रहे 19 अस्पतालों और क्लिनिकों पर केस दर्ज किया गया है। रंगदारी वसूलने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 स्वास्थ्य कर्मियों के पति और साथ ही एक भाकियू नेता शामिल है। एक स्थानीय पत्रकार पर भी केस दर्ज किया गया है। वहीं डीएम, एसपी और साथ ही सीएमओ ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कार्रवाई की जानकारी दी। आज से लगभग 15-16 दिन पहले मैं, कप्तान साहब और सीएमओ साहब हम एक साथ बैठे थे, क्योंकि क्वैक्स के ऊपर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल एसपी हैं अनुकृति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे जो अवैध रूप से उगाही भी कर रहे थे और धनराशि भी अर्जित कर रहे थे, तो हमने पहला काम किया कि 16 को सुबह सारे इंस्पेक्टर्स को और हमारे 5 मजिस्ट्रेट को और जो डॉक्टर से संबंधित सीएचसी के, उन सभी को एक साथ लिया और कुल 31 जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए थे उनके ऊपर कार्रवाई आरंभ की, जिसमें से 19 पर हमने एफआईआर करा दी है। उसमें कुछ दलाल पकड़े गए हैं और कुछ फरार भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे आज भी गुन्नौर के अंदर 5-6 हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित है उनको बंद किया जा रहा है, चाहे वो बेसमेंट में संचालित हो या किसी प्रकार की एनओसी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वहाँ पे कोई वार्ड बॉय है, ड्राइवर है, एएनएम है इत्यादि वहाँ पे चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 हॉस्पिटल तो ऐसे पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उन्होंने यहाँ पर खोल रखा था, यहाँ पे कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनमें डॉक्टर्स भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन 31 के 31 हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया, अदर देन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो जितने भी क्वैक्स हैं उनके ऊपर हम 100% कार्रवाई करेंगे, सब पे एफआईआर कराएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके पास डॉक्टर्स हैं तो आप कृपया रजिस्ट्रेशन कराइए। नेक्स्ट वीक हम एक बड़ा कैंप लगाएंगे और आज हमारी डीएचएस की बैठक होनी है, उसके अंदर भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या रजिस्ट्रेशन करना है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम 100% क्लोज कराएंगे, चाहे वो सिटी एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में, और कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के हॉस्पिटल न खुले और लोगों को अपने स्वास्थ्य से या जीवन से हाथ न धोना। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी जो होती है, दुकानें भी बंद होती हैं, सील भी होती हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन लगभग खोल ली जाती हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात, स्वास्थ्य विभाग के पास हमारे कुल 120 के सापेक्ष कुल 52 डॉक्टर्स हैं, तो सारे डॉक्टर्स नहीं देख पाते। उसमें 31 डॉक्टर परमानेंट है और 21 हमने आउटसोर्सिंग से लिए। दूसरा, जो नीचे के जो लोग हैं, जैसे 1-2 हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी लिप्त पाए गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो वो भी जब लिप्त रहते हैं तो वो साठगांठ करके खुलवा लेते हैं, तो एक तरह से पूरा एक गैंग ऑपरेट होता है और वो पूरा गैंग संचालित। कुछ दिन पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है सर, जो एक बाट बॉय है लाल रंग की कार में बैठा हुआ है और मोटी रिश्वत ले रहा है। उसने एक क्लिनिक सील किया था, उसके 2-3 दिन बाद खुलवा दिया और मोटी रिश्वत। वो लगभग कौन है वो? 2.5-3 वर्ष पहले की है
और उसको भी हम टीम को देंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से ये दलाल यहाँ पकड़े गए हैं और आपने बताया कि एक कर्मचारी भी इसकी भूमिका भी इसमें संलिप्त थी, तो ये किस तरह से करते थे और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं या कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, डॉक्टर की संलिप्तता अभी किसी भी प्रकार से सामने नहीं आई है। अभी जो नीचे के स्तर के ऊपर होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं या LT हैं या 4th क्लास हैं, उनकी संलिप्तता आई है, तो पूरी हम ट्रेल तक जाएंगे और जो लोग इसमें शामिल होंगे उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार सर आपने बताया था कि जो बेसमेंट में भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्या सर उनके वो मानक भी देखे जाएंगे कि वो मानक बेसमेंट के हॉस्पिटल 100% सील कर रहे हैं, विदिन ए वीक हम सारी सील कर रहे हैं। सर, कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी जिन्होंने रोड के किनारे, सबसे बड़ी बात, बेसमेंट वाले को पहले सील कराया था। जो हमने 51 हॉस्पिटल जो हमारे पहले सील हुए थे, इस बार 31 हैं, तो बेसमेंट वालों को भी सील कराया था, उन सभी ने वापस खोल लिए। तो यही चीज है। और कई बार वो थ्रू किसी माध्यम से भी खुलवा लेते हैं, तो हम वहाँ पर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस तरह के जो हॉस्पिटल है उनको खोलने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाए। जो कार्रवाई हुई थी ये करीब 3 दिन पहले हुई थी। हम लोगों ने 31 जो हम लोग के पास सूची आई थी कि काफ़ी शिकायत आ रही थी कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कार्रवाई करेगी। 31 में 19 जो उसमें सही गलत पाए गए उनके खिलाफ FIR लॉन्च करा दी गई है और जो लोग भी संलिप्त थे उनको पुलिस द्वारा जेल भी भेजा गया है और ये कार्रवाई हमारी अनवरत चलती रहेगी। एक मैंने क्वेक्स के लिए एक नोडल भी नामित किया है और पूरी टीम बना के पूरे ज़िले में आने वाले दिनों में कार्रवाई जारी रहेगी। या जो भी इलीगल है या जिनके बेसमेंट में चल रहे हैं या जिनके पास रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया लेकिन उनको परमानेंट फुलफिल नहीं करी कि NOC अपनी ले ली फायर की या बायोमेडिकल की या और भी तमाम NOC होती है, HR की NOC, उसके लेने के उपरांत ही लोग चलाएं तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि NOC आपने अप्लाई कर दिया तो आपका हो गया तो आप अस्पताल चलाएं और आपके यहाँ डॉक्टर जो नाम लिखा वो डॉक्टर शुरू में 1 हफ्ते 1 महीने आया, इसके बाद वो डॉक्टर गायब होगा, कभी रात में आ रहा ऑपरेशन चला गया, तो ऐसे लोगों का अस्पताल जो है ये नहीं चलेगा। विधिक रूप से गलत नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कुछ डॉक्टरों पर ज़्यादातर जो कार्रवाई होने के बाद भी वो दोबारा क्लिनिक चला रहे हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई? नहीं, कुछ इसमें होते हैं वो अपने कमरे में चलाते हैं तो कोर्ट से लोग ले लेते हैं अपना कि खोलने के लिए कि हमारा अस्पताल इसलिए सीज किया गया कि हमारा जो मकान था और आने जाने का रास्ता बंद कर हम लोग सड़क पर सोना, तो खूब कभी होती है कि खोलने का आदेश कर देती है, ये लोग खोल लेते हैं, दोबारा जो बैक गेट से लोग बैक पीछे या गेट से चोरी से खोल लेते हैं। जानकारी मिलने पर सीज कराई गई। इसमें ऐसे 2, 3, 4 लोग, इसमें ऐसे लोग थे तकरीबन 4 लोग कि जो दोबारा सीज होने के बाद भी FIR लगभग खोले थे, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की गई, दोबारा सीज करा जाएगा और भविष्य में तरह कार्रवाई वो नहीं करेंगे। सर, ऐसे कुछ हॉस्पिटल हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती है, वो संचालित हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम फायर की NOC के बिना तो अस्पताल खुल ही नहीं सकता है, या तो इनके अंदर फायर की अपने इंतजाम किए हों कि कुछ कर सकें। तो कई मानक फायर के भी होते हैं, क्या क्या इनके मानक होते हैं, अगर स्प्रिंकलर नहीं है तो इनके पास जो और भी चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में करीब कक्षा 10 के छात्र भी क्लिनिक चला रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, कोई भी इलीगल कक्षा 10 पास 12 पास तो है ही नहीं है, लेकिन हमें पब्लिक को भी तो सोचना है कि हम किसके पास जा रहे हैं। अब गाँव की पब्लिक भी बड़ी जागरूक हो गई है, लेकिन वो इसके बाद भी झोला छाप के पास चली जाती है। नहीं जाना चाहिए, उनको पता है कि दर्जा 10 पास 12 पास जिन्होंने कहीं कंपाउंडिंग सीख लिया और वो कर रहे हैं काम, उनके साथ मतलब उनको नहीं जाना चाहिए। हमें भी जागरूक है। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से भी कहूँगा कि लोग को जागरूक करें कि अस्पताल खुले हुए हैं, यहाँ पे इतने अस्पताल हमारे खुले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारे CSCs हैं जहाँ पे सारे तरह की दवाइयाँ हो रही हैं और ऐसी कोई जाँच नहीं है कि जो जाँच पर नहीं, सारी तरह की जाँच मुफ्त में उपलब्ध है। फिर लोग क्यों जा रहे हैं? अल्ट्रासाउंड भी हम लोगों ने पैनल यहाँ पर मैंने 11 अस्पताल कर रखे हैं, वहाँ पे जितनी हमारी गर्भवती माताएं होती हैं उनकी भी फ्री में अल्ट्रासाउंड हम करा रहे हैं। तो इसमें लोगों को कभी प्राइवेट जाना ही नहीं चाहिए। सर, शिकायतें मिलती हैं कि आशा जो है प्राइवेट इसको आशाओं को चिन्हित कर लिया गया है और आशाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई की है कि हर जगह हमने नोटिस लगवाने को हम सोच रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, अगर हमारी आशा वहाँ दिखती है या आशा कोई हमारी अगर प्रशय देते हैं तो उनके खिलाफ हम स्पेशली मुकदमा दर्ज कराएंगे। जनपद संभल में DM राजेंद्र पैंसिया, CMO तरुण पाठक साहब और हम तीनों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जनपद में जितने भी क्वैक्स चल रहे हैं, जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल या क्लिनिक हैं, इन सबको बंद कराने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसमें हमारी एडिशनल SP अनुकृति शर्मा और उसके साथ में 5 मजिस्ट्रेट्स को लगा के और MOICs की टीम को लगा के कुल 31 ऐसे हॉस्पिटल क्लिनिक जो थे उनको चेक किया गया, जो अवैध पाए गए, इन सबको बंद कराया गया। उनमें 19 के खिलाफ मुकदमे भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, अन्य भी अभियोग पंजीकृत कराए जा रहे हैं। इन अस्पतालों को किस तरीके से संचालित किया जा रहा था और कौन लोग जो हैं इनको संचालन कराने में इनका सहयोग कर रहे थे, वैसे इस तरीके के 7 दलालों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 4 दलाल जिनके नाम जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम, इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य दलाल है जो भी फरार हैं, इनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।
इनके द्वारा 1 से 5 लाख रुपए तक के लिए जाते थे इस बात अस्पताल चलाने की। ये बात प्रकाश में आई। ये फाइनेंशियल ट्रेल कहाँ तक जाती है इसकी पूरी जांच की जाएगी और ये जो दलालों का ग्रुप है इन सबके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा और इनकी संपत्तियाँ हैं वो भी जब्त की जाएगी। जितने भी अस्पताल हैं जो फर्जी रूप से संचालित किए जा रहे हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे सूचना है ये पुलिस के साथ में या प्रशासन के साथ में या सीएमओ के साथ में ज़रूर साझा करें। अभी एक डेडिकेटेड टीम जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे एक सीओ और ड्रग इंस्पेक्टर, इन तीनों की 3 सदस्यीय टीम है, ये जनपद के विभिन्न कोनों में जाके जांच करेगी और जितने भी ऐसे अस्पताल हैं और ऐसे मेडिकल्स हैं जहाँ पे क्लिनिक चल रहे हैं उन सबको बंद कराएगी। एक ये वाक़या देखने में प्रकाश में आया है कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में अपना संचालन शुरू कर देते हैं, जो कि कतई ठीक नहीं है। जब तक के लिए आपको फायर की एनओसी, तब तक के लिए आपको बायोमेडिकल विभिन्न प्रकार की एनओसी प्राप्त न हो जाती है, तब तक आप किसी प्रकार की क्लिनिक या हॉस्पिटल का संचालन ना करें। दलालों के अलावा क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है? वर्तमान में जो 7 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं और इनके मोबाइल खंगालने पर आगे की बात है प्रकाश में आएगी। थैंक यू। यूपी के फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 6 चोरी के ई रिक्शा और एक उपयोग में लाया गया ई रिक्शा, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। वहीं गिरफ्तार आरोपी नीरज और साथ ही ऋतिक फिरोजाबाद जिले के निवासी दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, रामगढ़ थाना क्षेत्र में लगातार ई रिक्शा सवारी और लोडर ई रिक्शा की लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। इस संबंध में थाने पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 टीमों का गठन किया गया था घटनाओं के अनावरण के लिए। आज सूचना ये मिली कि फैक्ट्री एरिया कच्चे रास्ते पे बाईपास रोड पे 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं और कुल 7 ई रिक्शा लोडर और सवारी ई रिक्शा के साथ यहाँ हैं और इनको बेचने की फिराक में है। इस सूचना पे रामगढ़ पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है जिससे इनके पैर में गोली लगी है। तत्काल इन लोगों को ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया जहाँ पुलिस सुरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम, एक ने नीरज, पिता का नाम पप्पू, ये सोफीपुर बसई मोहम्मदपुर का रहने वाला है। दूसरा ऋतिक, ये पिता का नाम डालचंद, ये रामनगर लाइन पार का रहने वाला है। इन्होंने ये बताया है। साथ ही इनके पास से जो बरामदगी हुई है 7 ई रिक्शा, जिसमें 5 लोडर ई रिक्शा, 1 सवारी और 1 ई रिक्शा जो ये आने जाने में प्रयोग करते थे वो बरामद हुआ है। साथ ही 2 तमंचा, अवैध तमंचा, 4 खोखा और 2 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है। फिलहाल इन दोनों का हम लोग पूरी अभिरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 33 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी खुद को सीबीआई, टीआरएआई और कोर्ट अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से सिम कार्ड, मोबाइल, एटीएम, चेकबुक, साथ ही 99,500 रुपए नकद और स्कूटी बरामद की है। गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय ठगों से जुड़े हैं और ठगी की रकम क्रिप्टो के जरिए विदेश भेजी जाती थी। गिरोह का सरगना अब भी फरार है। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम टीम को। एसपी क्राइम और प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सुल्तान गौरव और उसकी टीम द्वारा, रामराज जो हमारा सब इंस्पेक्टर है, इसकी टीम द्वारा एक मामला जो 11 तारीख को 11/9/2025 को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। एक पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर है मिस्टर आर.के. गोयल, उन्होंने शिकायत किया था कि उनको डिजिटली अरेस्ट करके विभिन्न माध्यम से, पहले ईडी का बनके, फिर सीबीआई का ऑफिसर बनके, उसके बाद न्यायालय का अधिकारी बन करके तथा न्यायालय के तमाम कागजात दिखा करके उनको कि हम आपकी कंप्लेन वापस ले लेंगे, आपने बहुत फ्रॉड कर रखा है अपने लाइफ में, जो आपने इधर उधर कर रखा है, बहुत पैसे लेन देन कर रखा है। इसके आधार पर उनको 33,35,000 रुपए उनसे ठग लिए थे। और ये इसमें जो जिस माध्यम से ये पूरा ठगी की गई थी, जो फ्रॉड किया गया था, इसमें जो आईपी एड्रेस हमने निकाला उसमें विदेश का, कंबोडिया का पाया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ के व्यक्तियों द्वारा, जिसमें राजू का नाम आया है, उस व्यक्ति से कनेक्शन पाया गया है, जिसके 72 खातों में विभिन्न प्रकार के पैसे गए हुए हैं। उनमें एक खाता जो ऋषिकेश में एटीएम के माध्यम से जिसमें विड्रॉल किया जा रहा था, उसमें 2 लोग पकड़े गए हैं। इसका नाम है निखिल गोयल और एक का नाम हरप्रीत सिंह उर्फ हर्ष। ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो हरप्रीत सिंह है ये जगदलपुर बस्तर का रहने वाला है तथा निखिल गोयल ये ऋषिकेश देहरादून का रहने वाला है। एक की उम्र 32 वर्ष है और एक की उम्र
24 साल है। ये एक MBA पढ़ा हुआ लड़का है इसमें और एक इंटर पास लड़का है इसमें। ये ATM से जब पैसा निकाल रहे थे तो उसमें स्कूटी के माध्यम से हम उनके एड्रेस तक पहुंच करके उनको गिरफ्तार किए हैं और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई है तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये इनसे इनका कनेक्शन है तथा 1 लाख रुपए इनसे बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो बरामदगी है 39 सिम कार्ड मिले हैं, 21 ATM मिले हैं, 13 मोबाइल फोन, 15 पासबुक, 3 चेकबुक, 2 नोटबुक, 1 अदद वाईफाई राउटर, 1 लैन केबल, 1 अदद स्कूटी और 1 लाख रुपए इनसे बरामद किया गया है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जिन खातों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें 44 कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 46 करोड़ 55 लाख रुपए का फ्रॉड पाया जा रहा है अब तक की जांच से। और निश्चित तौर से ये बड़ा गैंग है। इस गैंग पर हमारी पुलिस टीम अभी भी काम कर रही है तथा इसमें और भी बरामदगी और भी गिरफ्तारियां भविष्य में संभव है। और निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम ये भी कहना चाहूंगा कि इस साइबर क्राइम से बचने के लिए आपकी अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो तत्काल 1930 पे कंप्लेन करें और इन खातों को भी फ्रीज कराने का काम पुलिस द्वारा तत्काल कराया जाता है। सर किस तरह से ठगी करते थे, क्या क्या बनकर अपना आपको बताते थे? मैंने शुरू में ही बताया कि पहले ईडी का ऑफिसर बन करके, उसके बाद उन्होंने अपना आईडी उसमें प्रस्तुत किया, फिर सीबीआई ऑफिसर बन के, फिर उन्होंने अपने आईडी से व्हाट्सएप से कॉल किया। उसके बाद जो है कि न्यायालय का भी उन्होंने दुरुपयोग किया, बड़े अधिकारी बन करके जो है, और उसका भी उन्होंने जो है जो उसका क्या कहते हैं डीपी होती है वो डीपी के माध्यम से दुरुपयोग किया, जिसके हमारे पास स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है। इस प्रकार से डिजिटली अरेस्ट करके कि आपके खिलाफ कंप्लेन और जांच और कार्रवाई की जा रही है, उनसे 33,35,000 रुपए फ्रॉड करके ठग लिए गए थे। तो जैसे ये सीबीआई और ईडी वगैरह का नाम लेकर फोन करते हैं तो लोग इस तरह की कंप्लेन कैसे करें? पुलिस विभाग में डर जाते होंगे। मैंने आपको यही बताया कि चूंकि ये साइबर क्राइम से बचने का या साइबर फ्रॉडलेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें देखिए कि इसमें अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो निश्चित तौर से आप 1930 पर या आप NCRP पोर्टल पर भी आप सीधे कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे उन खातों को सीज और फ्रीज किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है पुलिस में कंप्लेन करके इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई के लिए आप अपेक्षा कर सकते हैं। यूपी के बस्ती जिले के डाबर गांव में एक नाबालिग दलित बालक से 1.5 साल तक मुफ्त में काम कराने और 2 दिन तक भूखा रखने का मामला सामने आया। पीड़िता मां अनिता देवी ने गांव के पूर्व प्रधान अभय प्रताप सिंह और साथ ही उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया। लड़का किसी तरह भागकर घर पहुंचा तो आरोपी ने मारपीट की और साथ ही धमकी भी दी। पीड़िता को रोहिंग्या बताकर पुलिस में झूठी शिकायत भी की गई। वहीं मामले में सीओ संजय सिंह ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हमारा नलका तोड़े फोड़े हम बचाने गए, हमको धक्का दे दिए। बस थोड़ी देर बाद हम वहाँ से घुसक गए। उसके बाद ही मैं 112 नंबर बुलाए हैं पुलिस वाले का। पुलिस वाला आया, हमारा सेवा करे के बजाय उनका सेवा होने लगा। उन्होंने रुपया पैसा दे के बहला फुसला के हमारा मोबाइल भी छिना दिया। मोबाइल छिना के उनके हाथ में दे दिया और उसके बाद में हम चली गए चौकी पर। हमको भगा दिया, हम चौकी पर आगे बढ़ गए। क्या दिक्कत? हमको दिक्कत रहना चाहिए, हमको रहने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तुमको जला देंगे, यहाँ पे रहोगे सही सलामत से, नहीं तो हम जला देंगे। कौन कह रहा है? अभय प्रधान। क्या नाम है? बबलू सिंह जी। मेरे को बहुत परेशान कर दिए थे सर। मेरे को मतलब मैं प्रधान के पास रहा था। मेरे को काम मतलब मुझे को घर बसा दिए। उसके बाद मैं काम कर रहा था वहाँ पर। मेरे परिवार भी काम कर रही था। मेरे 14 साल की उम्र था लड़का को। उसको मेरे परिवार को फुसला कर लड़का का 5,000 रुपया महीना कर मेरे परिवार को फुसला कर लड़का को उसको फुसला ले गए फैजाबाद में। सर उसको 1.5 साल काम कराए, वो 5,000 रुपया कह कर उसको 1,000 रुपया महीना देने लगे। अच्छा हम बोले कि सर आप क्यों हमको 5,000 रुपया करने के बाद में क्यों हमको 1,000 रुपया दे रही हो? तो कहे सर तुम ढेर बोलोगे तुमको हम घर उजाड़ देंगे, भगा देंगे वहाँ से। सर हम कुछ दब गए। इसके बाद मेरी परिवार दबी नहीं तो हम कुछ नहीं बोले। इसका परिवार जो फैजाबाद रहती थी वो मेरा बेटा को दोनों बेटा और उसका महतारी ने मिल के मेरे बेटा को मारा, गरियाया। मारे के बाद में मेरे बेटा 3 रोज खाना नहीं दिया है। मेरे बेटा ने
तो वहाँ पर रोने लगा। तो मेरे बेटा ने मेरा फ़ोन लगाया तो मैंने बात किया। तो मेरे बेटा जब एक तो बात किया तो उसका जो पलवार थी मतलब वो मोबाइल छोड़ लिया। छोड़ने के बाद में वो मोबाइल चुरा दिया। नंबर 112 नंबर पर बात किया था सर, बात किया था तो सर मेरा को बात मानना चाहिए, वो प्रधान को बात मानने लगे सर। सर मेरे को 1 घंटा हो गया पुलिस चौकी भेजने के लिए बबनान में। सर मेरे को वहाँ भेजकर 2 घंटा के बाद में पुलिस ने यहाँ से गया। सर जी मेरा मोबाइल भी चोरी मतलब छोड़ लिए थे सर। कौन छोड़ लिया? ये 112 नंबर जो प्रधान किया था कि इसका मोबाइल छोड़ लोगे तो बात नहीं हो पाएगा सर जी। तो ये प्रधान जो है जी वीडियो हम बनाए थे, वो वीडियो हमारा डिलीट कर दिया है सर जी। कौन डिलीट कर जी ये जो है प्रधान लेके गए अब 16 नंबर गाड़ी 112 नंबर की गाड़ी के पास में। अब क्या किए क्या नहीं किए सर जी। मेरा मोबाइल रात भर मेरे चौकी में था सर। क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत सर जी मेरे को घोषित कर गया है सर जी। मेरे चौकी गया था, मेरे को नंगा कर गया था सर जी। मेरे को मुस्लिम करार हुआ था प्रधान, मैंने वहाँ पर जाकर हिंदू धर्म हो गया। मेरे को देख कर बाद में कह दिया पुलिस बोला कि नहीं तुम हिंदू धर्म हो सर, इसी है मेरे को बदनामी कर दी है सर। इसके बाद में मेरे को रहने नहीं दे रहे सब, मेरे को परेशान कर दे। मेरे महुआ डाबर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू गौतम सर जी। मुझे संज्ञानित किया गया, इस संबंध में मैंने बात भी की है और इसमें एक विस्तृत रिपोर्ट मैंने मांगा है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। जी कह रही महिला चौकी पे सुनवाई नहीं हो रही है सर उसकी। नहीं, मैं ये जांच का वो विषय है। मैं पूरे प्रकरण की जांच कराकर जो भी होगा उसमें तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के मुरादाबाद की तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग की छात्रा दीक्षा पाल ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के माने तो छात्रा मानसिक तनाव में थी। दीक्षा ने आईसीयू में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जीएमयू में पहले भी आत्महत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच भी शुरू कर दी। वहीं परिजनों को सूचना भी दे दी गई है, जिससे घर में कोहराम मचा हुआ है। मैं डॉक्टर MP सिंह, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। सूचित करना है कि TMU के नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत BSc नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्रा दीक्षा पाल पुत्री श्री जन्म सिंह निवासी असमोली जिला संभल आज दिनांक 18/9/2025 को दोपहर लगभग 2:52 पर परिसर में स्थित बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। तुरंत ही छात्रा को TMU अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा इलाज प्रारंभ कर दिया गया। छात्रा की क्लास कोऑर्डिनेटर द्वारा दोपहर 3:22 पर दुर्घटना की जानकारी देने हेतु छात्रा के पिताजी को फ़ोन किया गया। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल द्वारा भी छात्रा के पिताजी को घटना के बारे में दोपहर 3:28 पर सूचित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन को भी तत्काल सूचित किया गया। चिकित्सकों के अनुसार आईसीयू में छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। समस्त TMU परिवार छात्रा के बेहतर इलाज हेतु प्रयासरत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत हुई। बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद भारत सिंह कुशवाहा, साथ ही कलेक्टर रुचिका चौहान और ADM सत्यम कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए। पीएम मोदी ने धार जिले से वर्चुअल शुभारंभ भी किया है और मातृ वंदना योजना की राशि का वितरण किया। इस मौके पर सफाई मित्रों को भी सम्मानित किया गया। का दिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश वो आए और धार जिले में PM मित्र पार्क का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। और महत्वपूर्ण ये हम सब के लिए, देश के लिए जो गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की धरती से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का प्रारंभ किया है। ये वास्तव में हमारी उस मातृ शक्ति को स्वस्थ रखने की दिशा का ये अभियान बड़ा सफल अभियान रहेगा कि जो माँ हमें जन्म देती है वो स्वस्थ रहे। जब माँ स्वस्थ रहेगी तो बालक स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही भविष्य की भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है, वर्तमान की भी की है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को PM मित्र के पार्क की जो सौगात दी है, मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर इसलिए पुनः बधाई देना चाहूँगा ग्वालियर की जनता की ओर से
कि प्रधानमंत्री जी ने देश का विजन और देश का सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी इस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं हमारा देश कैसे आगे बढ़े। आज पूरे देश में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, शासकीय संस्थाओं, प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर कहीं स्वास्थ्य शिविरों का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं रक्तदान शिविर का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।